चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे भाग 2। तो नागरिकता क्या होता है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं, बल्कि राज्यों के निवासी हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में। नागरिक होने के कारण ही हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। यदि कोई गैर नागरिक है तो उसको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। अब चलिए हम चलते हैं आर्टिकल 5। ठीक है, तो क्या कहता है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। आर्टिकल 6 क्या कहलाता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948 से। आर्टिकल 7 क्या कहलाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहलाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले अगर पाकिस्तान से पुनः भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण करने पर और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप देखे होंगे कई हमारे भाई लोग जो विदेश में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनकी नागरिकता रद्द नहीं की जाती है। आर्टिकल 9 क्या कहलाता है? अगर आप स्वतंत्रतापूर्वक कोई विदेशी नागरिकता आप अधिग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, तो विदेशी नागरिकता क्या हो जाएगी? खुद समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यानी आपकी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता है जब आप तक कोई गैर विरोधी कार्य न करे देश के प्रति। और आर्टिकल 11 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन में दे देगा संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो क्या होगा? संसद। संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, यानी नागरिकता संबंधी जो कानून है उसमें संशोधन कर सकती है बिल ला के। ठीक है, कुछ विशेष नागरिकता अधिनियम आए थे। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। ठीक है भाई, इसमें नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ और नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ बताई गई हैं। अगर एग्जाम में पूछे कोई व्यक्ति भारत का है तो वो कितने तरह से, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कितने तरह से प्राप्त कर सकता है? तो 5 विधियों से। लेकिन नागरिकता समाप्त कितने तरह से हो सकती है? तो 3 विधियाँ से। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ पढ़ते हैं। चलिए, पहला होता है जन्म के आधार पर। मेरे भाई, जन्म के आधार से क्या मतलब है? 1986 में इसको अपनाया गया। ये कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद, अगर संविधान हमारा लागू हो गया तो भारत में जन्म लेने वाले उन सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। उनके माता पिता अगर भारत के नागरिक होंगे तो भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दिया जाएगी। कब? संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, यानी हम सभी को इसी विधि से नागरिकता प्राप्त होती है। सेकंड क्या होता है मेरे भाई? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या मतलब है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। फॉर एग्जांपल, शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा। ठीक है, चलिए, और तीसरा क्या मेथड है जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? पहला हमने क्या बताया? जन्म के आधार पर। दूसरा क्या बताया? वंश के आधार पर। तीसरा क्या होता है? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसको। ये इस विधि से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। और इस विधि से कैसे देशों को नागरिकता दी जाती है?
तो राष्ट्रमंडल आप पढ़े होंगे ना, राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ, जो जिन पे पहले पहले ब्रिटेन का अधिकार था। तो ऐसे देश के लोगों को नागरिकता हम किस विधि से देते हैं? रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। चौथा होता है देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुणता हो, साथ ही वो भारत में 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे मदर तेरेसा को भारतीय नागरिकता मिली किस आधार पर मिली थी? देशीकरण के आधार पर। जो फिफ्थ होता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि से क्या मतलब है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ के लोगों को नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई। फॉर एग्जांपल, जब हम सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो उसको जब हमने सह राज्य मिलाया था और 36वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू हमने उसको 22वां राज्य बना लिया था, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, और एक चीज़, बांग्लादेश के परगना ज़िले को भी नागरिकता मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बांग्लादेश के जो परगना ज़िला था उसको अपने में अधिग्रहण किए थे तो वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल गई थी। आपको ध्यान देना है कि नागरिकता में कितनी बार अभी तक नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। पहली बार 1986 में हुआ था, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और लेटेस्ट हुआ है 2019 में, सभी लोग जानते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, कुछ विशेष टर्म है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहला क्या है? NRI। NRI का क्या मतलब होता है भाई? NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया। मतलब वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के उद्देश्य से जाता है तो वो भारत का NRI कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडिया। ठीक है। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है मेरे भाई? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ओवरसीज नागरिकता हम मुख्यतः बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा भारत के आ सकता है, उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे नागरिकता के समाप्त होने की शर्तें। हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया मेरे भाई कि नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं। पहला बताया जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, ठीक है, चौथा अर्जित भूमि के आधार पर। इस तरह से आप समझ लिए। अब नागरिकता कितने तरह से समाप्त होती है उसको पढ़ेंगे। 3 शर्तें होती हैं। पहला मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे, मान लीजिए उसको मन करे कि नहीं हम नागरिकता त्याग देंगे, तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे या पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए आप 7 वर्ष तक विदेश में रह जाएं तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। वीज़ा क्या होता है मेरे भाई? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, तो इस अनुमति को वीज़ा कहते हैं। वीज़ा मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको सऊदी अरब में जाना है, तो सऊदी अरब में जाने के लिए हमें सऊदी अरब से जो परमिशन लेना होगा उसको वीज़ा कहेंगे। लेकिन पासपोर्ट क्या होता है मेरे भाई? अब मतलब हमें मान लीजिए सऊदी अरब जाना है तो हमें सऊदी अरब जाने के लिए खुद अपने देश से जो अनुमति लेनी पड़ती है उसको पासपोर्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए मेरे भाई, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम्बेसडर आप पढ़े होंगे राजदूत। राजदूत क्या होता है मेरे भाई? प्रत्येक देश में अपने देश की एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजपूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया था। ठीक है। यानी राजदूत क्या होता है भाई? कोई भी देश अपने देश के राजनीतिक संबंध को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है? नियुक्त करता है। उसी व्यक्ति को ही राजदूत कहते हैं। राजदूत की क्या खास बात होती है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती, मुकदमा नहीं चला सकती। ये समझौता ये किसके थ्रू है? तो वियना समझौता के अंतर्गत हुआ था। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। अब एक आता है राष्ट्रमंडल देश। वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष
चार्ल्स टेथी थे, लेकिन ये जो डाटा है समय के साथ बदल जाता है, इसको आप इग्नोर करेंगे। महारानी एलिजाबेथ ड्यूटी ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ये भी एग्जाम से इरेलेवेंट है, ठीक है। चलिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है भाई, CAA जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, जिनको धार्मिक रूप से जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे मेरे भाई हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए केवल 5 वर्ष तक ही सीमित रखा गया, ठीक है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कोई पूछेगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में बना था उसको लागू कब किया गया, तो 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को क्या कर दिया गया मेरे भाई, लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NRC क्या होता है? NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, ठीक है। ये एक रजिस्टर है भाई, जिससे काफी है ना, जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक मतलब वैध नागरिक हैं। कोई पूछे कि NRC का संबंध किस राज्य से, डायरेक्ट छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेगा, तो किससे भाई? असम से है, ठीक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी, ठीक है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत में चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। 2015 में NRC रजिस्टर बनने लगा था, ठीक है। NRC रजिस्टर कब बनने लगा था? 2015 से, ठीक है मेरे भाई। चलिए, NRC रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 माह के लिए समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए, ठीक है मेरे भाई, साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको NRC न दे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए, एक होता है NPR मतलब क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि NPR को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? ऑप्शन में क्या दे देगा? ग्राम दे देगा, पंचायत दे देगा, तहसील, राज्य, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिए, इसको ग्राम लेवल पर भी बनाया जाता है, पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। आपके इसमें क्या क्या दिखा जाता है? आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा, ठीक है। और NPR से हम क्या करेंगे भाई? ये NPR मतलब पॉपुलेशन, इससे जनसंख्या की गणना करने में हमें क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। NPR के बाद जनगणना सही आंकड़ा मिलेगा हमको।